नमस्कार। क्या मणिपुर में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के चलते नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस के जो मुख्य पार्टनर्स हैं वे देश की मुख्यधारा की राजनीतिक दलों से दूरी बनाने लगे हैं? क्या जिस तरह से मणिपुर में लगभग डेढ़ पौने 2 महीने से हिंसा जारी है, छुट-पुट हिंसा आज भी हो रही है। तमाम प्रशासनिक कार्रवाइयों के बावजूद अभी पूरी तरह से मणिपुर में अमन चैन कायम नहीं है, भाईचारा बहाल नहीं हो पाया है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में हिंसक झड़पें देखने को मिलती हैं। इसका रिएक्शन पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को देखने को मिल रहा। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल नॉर्थ ईस्ट की लगभग ज़्यादातर पार्टियां समय समय पर देश की मुख्य धारा की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय दलों के साथ या गठबंधनों के साथ अलायंस करके अपनी राजनीति करते रहे। कुछ लोग या कुछ पार्टियां यूपीए की हिस्सा रहीं समय समय पर, और कुछ पार्टियां एनडीए का हिस्सा बनके नॉर्थ ईस्ट में राजनीति करती रहीं, सरकार बनाती रहीं, विपक्ष में भी प्रमुख भूमिका निभाती रहीं। लेकिन मणिपुर की हिंसा ने ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की इन ज़्यादातर दलों को देश की मुख्य धारा की राजनीति से दूरी बनाने के लिए विवश कर दिया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और समय रहते इस तरह के टेंडेंसी को, इस तरह के प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट एक बार फिर अशांत हो गया, अगर नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर किसी भी तरह का हिंसक या पृथकतावादी मूवमेंट शुरू हुआ, तो वह देश के लिए हितकर नहीं होगा और देश की एकता और अखंडता के लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीतिक दलों की जो चिंताएं हैं, जो उनकी आशंकाएं हैं, उनके मन में जो फियर है, उसको यथाशीघ्र दूर किया जाए और उनको पहले की तरह मुख्य धारा की राजनीति करने के लिए साथ में लेकर चलने की कोशिश किया। अभी हाल में मिजोरम के मुख्यमंत्री का एक बयान आया है। बीबीसी को दिए अपने डिटेल इंटरव्यू में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की सामाजिक, भौगोलिक, राजनैतिक और टेरिटोरियल इश्यूज को बहुत ही व्यापक ढंग से, बहुत ही माइन्यूटली उठाया है। और बीबीसी में के इंटरव्यू में कही गई बातों पर अगर ठीक से ध्यान दिया जाए, मिजोरम के मुख्यमंत्री के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो ये बहुत ही गंभीर विषय है भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए, भारत की राष्ट्रीय पार्टियों के लिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गुलाम भारत में नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति थी उसका जिक्र किया है अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के शासन काल में नॉर्थ ईस्ट की जो व्यवस्था थी वह स्वतंत्र थी। आज बांग्लादेश, बर्मा, भूटान तीनों राज्यों की सीमाएं नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं से मिलती हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने तर्क दिया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट ये पूरे इलाके को लेके अपना शासन व्यवस्था चलाता था, लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने उस टेरिटोरियल और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया और नॉर्थ ईस्ट को भारत के अंदर रहने के लिए विवश कर दिया। उनका ये भी कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ
दिल्ली की सरकारें हमेशा से सौतेला व्यवहार करती रही हैं। उनका आरोप है कि मणिपुर की घटना में भी सरकारी तौर पर उस तरह की निष्पक्षता, उस तरह के रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड देखने को नहीं मिला जिसकी अपेक्षा थी। तो इसलिए इन बातों के आधार पर उन्होंने ऐलान किया है कि अगर देश के प्रधानमंत्री मिजोरम जाएंगे, अपने चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो उस स्थिति में वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ किसी भी चुनावी रैली में मंच साझा नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस लंबे समय तक एनडीए का पार्टनर रहा है। इसमें से कुछ पार्टियां अलग अलग वक्त में यूपीए की भी पार्टनर रही हैं। तो इसलिए एनडीए और यूपीए दोनों गठबंधन के नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस के राजनीतिक दलों के मन में जो चिंता है, जो भय है, जो आशंका है, उसको समय रहते दूर करें। आज यूपीए इंडिया गठबंधन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो इसलिए अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि एनडीए की तरह इंडिया गठबंधन के लोगों को भी नॉर्थ ईस्ट की जनता के मन में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, जो भारत सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी है, जो देश की राष्ट्रीय पार्टियों के से उनकी अपेक्षाएं हैं, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और नॉर्थ ईस्ट में एक समरसता का, भाईचारा का वातावरण जल्दी से जल्दी बनाएं, जिससे कि देश की एकता, अखंडता, एकजुटता पर किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा न हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है अयोध्या का। अयोध्या में हनुमानगढ़ी एक बहुत ही प्राचीन, ऐतिहासिक, विश्वविख्यात हनुमान जी का मंदिर है। लेकिन इसी माह के दूसरे हफ्ते में वहाँ के एक साधु की उनके चेलों के द्वारा हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उनके पास से 10 लाख रुपया लेके उनके चेले फरार हो गए। राम सहारे दास नाम के साधु की हत्या की जांच पड़ताल में पता चला है कि हत्या का कारण आर्थिक था। पद, धन पर कब्जे करने की लड़ाई थी। इस मामले में अयोध्या पुलिस ने उनके दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की और गहराई से छानबीन की जा रही है और पूरे हनुमानगढ़ी परिसर को के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। राम सहारे दास की हत्या के पहले भी हनुमानगढ़ी एक अत्यंत संवेदनशील पूजा स्थल था और इस नाते पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के हमेशा चौकस इंतजाम किए जाते रहे थे। बावजूद इसके वहां पर एक बार फिर एक साधु की हत्या हुई। ये अपने आप में चिंता का विषय है। हनुमानगढ़ी के इतिहास पर अगर नजर डालें और हनुमानगढ़ी में चल रहे हत्याओं के इन घटनाओं पर नजर डालें तो पुलिसिया रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 38 सालों में हनुमानगढ़ी में 20 साधुओं की हत्याएं हो चुकी हैं।
80 के दशक से हत्याओं की शुरुआत हुई थी और 97 में पगला बाबा नाम के एक साधु की हत्या हुई थी। शंकर दास बजरंग दास जी की हत्या हुई थी। महंत रामज्ञा दास की हत्या हुई थी। इस तरह के हत्याओं की पूरी एक लंबी फहरिस्त है और इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही फैक्ट सामने आता रहा है। धन के लालच में, गद्दी पर कब्जे के लालच में, पद पाने के लालच में साधुओं की तरफ से एक दूसरे की हत्याएं होती रही हैं। कुछ वर्ष पहले हनुमानगढ़ी के बगल में ही स्थित ठकुराइन मंदिर के परिसर से जमीन खोद के 300 भी बरामद किए गए थे। तो इस तरह से जो हनुमानगढ़ी भारत सहित पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोग हर साल हनुमानगढ़ी में स्थित हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए आते हैं। उसी हनुमानगढ़ी में पिछले लगभग 38 साल से समय समय पर साधुओं के द्वारा ही एक दूसरे की हत्याएं भी की जाती रही हैं। अगर वैदिक काल से देखें तो एक आम मान्यता है अयोध्या में कि हनुमान जी को अयोध्या वापस आने के बाद, लंका दहन के बाद और रावण दहन के बाद, जब राम सीता और लक्ष्मण सहित हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुंचे तो इस मंदिर को हनुमान जी को रहने के लिए उन्होंने दिया था। तब से यह मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हमारी कथाओं में। तो जो मंदिर इतना पवित्र है, इतनी उसकी धार्मिक मान्यता है, हनुमान जी साक्षात विराजमान बताए जाते हैं, करोड़ों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उस मंदिर में हिंसा और हिंसक वारदातें समय समय पर क्यों हो रही? ये बहुत ही विचारणीय विषय है और खास तौर से उस स्थिति में जब संन्यास धारण करने के वक्त व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़ के जाता है तो हर तरह से माया मोह से अपने को अलग कर देता है, चाहे पारिवारिक माया मोह हो, सांसारिक माया मोह हो, आर्थिक माया मोह हो, सामाजिक माया मोह हो, जाति समाज पंथ देश सबसे अपने को विरक्त रखते हुए तब वह सन्यासी बनता है और सन्यास धारण करता है। लेकिन सन्यासी बनने के बाद फिर से आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी हो जाती है तो उसी धन पद पैसे की लालसा में वह एक दूसरे के खून का विपाशक बन जाता है, एक दूसरे की हत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये सवाल पैदा होता है उन करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों के लिए, वह संन्यास व्यवस्था में विश्वास रखने वालों के लिए, वो अयोध्या सहित पूरी दुनिया में सन्यासी बन के जीवन यापन करने वालों के लिए कि क्यों न सही मायने में सन्यास आश्रम और सन्यासी के जो अपेक्षाएं हैं एक सन्यासी से, उसी तरह का जीवन यापन किया जाए। थैंक यू, नमस्कार।